बोलते हैं हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त के हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, डेवलपमेंट जो कुछ हो रहा है, वो किस तरफ जा रहा है? क्योंकि जंग के मुहाने पर जब इज़राइल हारने लगा, तब अचानक ये सीरिया में एक नया एपिसोड कैसे शुरू हो गया और इसका असर क्या होगा? दूसरी तरफ ट्रंप ने आने से पहले ये बता दिया है कि उनकी रणनीति कैसी होगी। हालांकि वो कहते आए हैं, लेकिन ब्रिक्स को लेकर जो उन्होंने कहा, उसका असर कहां तक जाएगा? दूसरा, ये पूरा इस मामले में लेबनान में जो सीज़फायर की बातें इज़राइल करता रहा और सीज़फायर के लिए ये कहता रहा कि इस सीज़फायर के बाद अब हमास अलग-थलग पड़ जाएगा, उस सीज़फायर का उल्लंघन वो खुद ही कर रहा है। क्या चल रहा है? इतना कॉम्प्लेक्स इस पूरे मामले को क्यों बनाया जा रहा है? और क्या क्या कुछ रणनीति है आने वाले वक्त में? हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी, उनके साथ चर्चा करेंगे। अमरीश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। अमरीश जी, सबसे पहले सीरिया से जरा शुरुआत करके जरा समझाइए कि ये अचानक सीरिया में हुआ क्या? ये सब एपिसोड क्या इज़राइल के बैकफुट पे आने के साथ शुरू किए गए? एक तरफ लेबनान में जब वो हारने लगा, गाजा में कुछ कर नहीं पा रहा था, ईरान हावी होता जा रहा था, तो ये तमाम चीजें उसको एक तरह से सबसाइड करने के लिए खड़ी करी गई हैं। इसका असर क्या होने जा रहा देखिए, ये बहुत ही एक है? जबरदस्त हम कहते हैं चाल है इजराइल अमेरिकन लॉबी की। अब आप देखिए इसके पीछे का पहले सैद्धांतिक पहलू समझिए। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था, उसने जो अमेरिका ने 2001 के बाद जो इस्लाम और मुस्लिम्स की इमेज गढ़ी थी कि इस्लाम एक आतंकवादी धर्म है, और इस्लामोफोबिया पैदा किया था मुस्लिम्स के अगेंस्ट, और उसको राजनीति के तौर पे पूरे यूरोप में कई पार्टियों ने इस्तेमाल किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक डायरेक्ट ऑपरेशन करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम को फॉलो करती है, वो एक एक इस्लाम एक इंसाफ की जंग की लड़ाई है। पूरी इमेज चेंज कर दी, और इस पे हम लोग ने चर्चा की थी इसी फोरम पे उस समय, आज से करीब 7-8 महीने पहले। जी। कैसे हमास ने दुनिया बदल दी। मेरा भी वीडियो आया था, जो मेरा चैनल बैन हो गया, पहला वाला, दूसरा वाला भी हो गया। तो वहां पर भी आई थी हमास ने दुनिया कैसे बदल दी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि इस्लाम की उसने इमेज बदल दी। उसने ये दिखा दिया कि वो जो आईसिस वाली इमेज है, वो इस्लाम नहीं है। ये है जो जो रेजिस्टेंस। हमास, इस्लाम का मतलब रेजिस्टेंस। अब इस घटना से सीरिया की क्या हुआ है कि फिर से अमेरिका और इजराइल जो पुरानी इस्लाम की इमेज थी, जो आईसिस वाली, उसको पैदा करना चाहता है। और हमास ने जो पूरा गेन, एक साल में जो पूरा हमास और मुस्लिम वर्ल्ड को जो फायदा हुआ कि एक रेजिस्टेंस के फोर्स के रूप में इस्लाम की इमेज गई, उसको फिर से एक आतंकवादी इमेज की तरफ डाल दिया जाए। और इसीलिए उन्होंने अपने अपने आतंकवादियों को, और ये वो सारे आतंकवादी हैं जो सीरियन सिविल वॉर से निकले हैं, बहुत डिटेल में जाने के बजाय उसके लिए तो देखिए, मैंने मेरे चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू जो नया बना है, उसमें लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं ज्यादा उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। इतना बस समझ लीजिए कि जो 2011-2012 में सीरिया की सिविल वॉर शुरू हुई थी, जिसके बाद में उसी के चलते आईसिस बना, आईसिस ने सीरिया का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो अच्छा, आईसिस अमेरिका ने खड़ा किया था, अलकायदा अमेरिका ने खड़ा किया था। ये वही फोर्सेस, ये जो एचटीएस, जिसका नाम आ रहा है एचटीएस, तहरीर अल शाम करके, ये वही फोर्सेस हैं। इन्हीं का जो इनका कमांडर जोला, जो कि पहले आईसिस में था, फिर उसके बाद ये अलकायदा से भी उसके रिश्ते थे। फिर 2016 में उसने अनाउंस किया, जब आईसिस हारने लगा तो उसने अनाउंस किया कि आईसिस से हमारा कोई संबंध नहीं, हम एक नया संगठन बनाते हैं। तो नुसरा फ्रंट वगैरह सब इस तरह के संगठन सामने आए। और उसके बाद 2017 में ये सब लोग मिलके एक एचटीएस नाम का उन्होंने संगठन बनाया। इधर सीरिया की सरकार ने, जिसने ईरान की मदद से, इराक की मदद से और हिजबुल्लाह की मदद से इन आतंकवादियों को हराया था, और अमेरिका तो दोनों तरफ की राजनीति कर रहा था। जब उसने देखा ईरान आईसिस को हरा रहा है, तो उसने आईसिस पे बमबारी की। लेकिन असल में आईसिस के लोगों ने इसराइल के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट पाया, अलकायदा के, खासतौर पर अलकायदा के लोगों ने। और उसमें इसराइल ने कहा ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप हिजबुल्लाह की भी हेल्प करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए, जो पूरा एक ये जो पूरी राजनीति है, इसमें इन लोगों ने उन्हीं फोर्सेस को, जिन्होंने आईसिस बनाया और आईसिस छोड़ के एक दूसरा फ्रंट बनाया, और
अब ये क्लियर हो गया कि अमेरिका इजराइल का ही हाथ था उनके पीछे। इन्होंने तुरंत देखिए 27 नवंबर को लेबनान का सीज फायर साइन हुआ, जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच नहीं था, लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच था। 27 नवंबर को लोग, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हिजबुल्लाह ने सीज फायर किया, नहीं, हिजबुल्लाह ने सीज फायर नहीं किया, लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार ने सीज फायर किया 27 नवंबर को। और 29 नवंबर से ये सीरिया में हमला शुरू हुआ। अब आप ये अब आप इसको देखिए, इस तरह से देखिए कि ये गाजा की लड़ाई ही लड़ी जा रही है, सीरिया में और कुछ नहीं हो रहा है। गाजा देखिए, नेतन्याहू ने कहा था कि हम 7 फ्रंट पे लड़ रहे हैं अपने लिए, इजराइल 7 फ्रंट पे लड़ रहा है। 7 फ्रंट क्या? यमन नंबर 1, गाजा नंबर 2, वेस्ट बैंक नंबर 3, लेबनान नंबर 4, सीरिया नंबर 5, इराक नंबर 6, ईरान नंबर 7। तो मतलब उसने कहा कि उसने खुद ही कह दिया था कि गाजा की लड़ाई केवल गाजा की नहीं है, इसके पीछे पूरी विश्व और मिडिल ईस्ट की और प्लस वेस्ट एशिया और पूरे विश्व की राजनीति जो है वो इससे प्रभावित होगी। और 7 फ्रंटों की ये लड़ाई है, यानी जो फोर्सेस गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं उन सबके खिलाफ हमारी लड़ाई। तो जब गाजा की लड़ाई 7 फ्रंट की है, तो वो इजराइल 7 फ्रंट पे जा रहा है। वो गाजा में उसकी हार हुई, वेस्ट बैंक में हार हुई, लेबनान में उसकी हार हुई, अब वो सीरिया पे अटैक कर रहा है 4थे फ्रंट पे। इसके बाद इराक और ईरान, मतलब जो इनकी प्लानिंग है। तो ये देखिए 2 चीजें इसमें मैंने बताई आपको कि एक तो जो पूरा एक विश्व में जो एक इस्लामोफोबिया कम हो रहा था, उसको फिर से पैदा करने के लिए एक ऐसे आतंकवादियों को अनलीश किया गया जो उसी तरह के काम कर रहे हैं जो आईएसआईएस ने किए थे। अभी देखिए कुछ महिलाओं को उठा लिया, कुछ ये कर दिया, वही वही सब बातें कि जो महिलाएं हैं जो पकड़ी गई हैं उनको हम सेक्स स्लेव्स की तरह यूज करेंगे। ऐसी चीजें कोई मुस्लिम नहीं कहेगा। और सबसे बड़ी बात शाकिर साहब इसमें यह है कि अरब जिसमें बहुत कम है, अरब जो है, जो सीरियन अरब्स हैं, वो ज्यादातर असद के साथ है। इसमें उज्बेकिस्तान से लेके कजाकिस्तान से लेके और आपका ये तजिकिस्तान से लेके वहां पर जो भाड़े के सिपाही यूक्रेन में लड़ रहे थे रशिया के खिलाफ, अमेरिका के कहने पे, आप समझ रहे होंगे, वो यहाँ बुलाए गए। और वो लीड कर रहे हैं। इसमें 60 से 70% बाहरी हैं, अरब्स नहीं है। कुछ पाकिस्तानी भी मिले हैं जिन्होंने बकायदा उर्दू, मतलब उर्दू हिंदी में उन्होंने वीडियो प्रकाशित किया। और वो तो इस मतलब पाकिस्तान से भी इस तरह के भाड़े के लोग गए। ये सब भाड़े के लोग इनको मतलब शराब वगैरह पिला के, आप सोचिए कितनी शर्म की बात है, इस्लाम के नाम पे शराब पी के, वहां गांजा पी के इस तरह की चीजें कर रहे हैं वो लोग। फिलिस्तीनी झंडा फाड़ रहे हैं। फिलिस्तीनी झंडा फाड़ने की क्या जरूरत है? अगर तुम, और इतने ही तुम्हारे अंदर अगर कीड़ा था कि हम जिहाद करेंगे, तो तुम गाजा में क्यों नहीं गए जिहाद करने? और हम, सबसे बड़ी बात, हमास ने सीरिया में असद को सपोर्ट कर दिया है। उसका बयान कल भी आया था, आज भी आया है। उसने कहा है कि हम मजबूती के साथ असद के साथ खड़े हैं। और यहिया सिनवार का 2023 का वीडियो वायरल हो गया है फिर से, जिसमें यहिया सिनवार कह रहे हैं कि हमने, वो 4 बातें कह रहे हैं कि ईरान हमारी मदद कर रहा है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि सीरिया में बशर अल असद से हमने समझौता कर लिया है, यानी जो भी डिफरेंसेस थे वो खत्म हो गए। उसके बाद तीसरी बात, वो इराक और यमन को थैंक्स कह रहे हैं। और चौथी बात जो वो कह रहे हैं कि जो तमाम अरब मुल्क हैं, मतलब जो जो तमाम बाकी अरब मुल्क हैं, इनको लानत भेज रहे हैं कि ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। और ये आप, और उन्होंने टर्की का, सऊदी अरेबिया, सबका बकायदा खुल के ये मतलब आलोचना ये सिनवार करते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पूरा पैटर्न देखिए इसमें, ये सी, और आप बताइए कि जब से ये सीरिया की चीज शुरू हुई है, बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया एक्स पे 20,000 फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, बड़े एक्टिव लोग हैं। उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है ये कहने लगा कि जैसे कोई इंसाफ की लड़ाई सीरिया में हो रही है। अरे, हमने कहा, और उसमें फिर शिया सुन्नी एंगल आ गया। हमने कहा कि यही यही तो अमेरिका चाहता था। यही अमेरिका चाहता था कि बिल्कुल देखिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो जंग में हारते हैं, जंग में वो हार रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे उनके पास और हथकंडे हैं जो वो इस्तेमाल करके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को वीक कर रहे हैं। तो देखिए, इन अ नटशेल, ये जो सीरिया में हो रहा है, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर प्रहार है, और ये गाजा की आजादी के ऊपर प्रहार, सीधी बात है। अमरीश जी, इस पूरे एपिसोड के बाद अब आपको क्या लग रहा है कि जो ईरान का स्टैंड है,
और खासतौर पे रशिया का जो स्टैंड है सीरिया को लेकर, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि अब इतना आसान नहीं होगा रशिया के लिए भी, क्योंकि वो एक तरफ तो यूक्रेन से जंग के मैदान में है, दूसरी तरफ ईरान लगातार अभी इजराइल के साथ एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट में है और वो गाजा पर भी नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ लेबनान के हालात ये बता रहे हैं कि इजराइल ने एक फ्रंट वहां हिजबुल्लाह को इंगेज करने के लिए भी खोल रखा है कि हिजबुल्लाह को आप लेबनान से बाहर मत सोचने दो और लेबनान के भीतर ही समेट के रखो ताकि वो गाजा की तरफ ना देख पाए। ऐसे हालात में अब ये जो नया फ्रंट खुला है सीरिया में, इससे मुकाबला करने के लिए कोई रणनीति आपको दिख रही है? किसी तरह का कोई बयान या कोई कदम उठता हुआ दिख रहा है रशिया या ईरान की तरफ से? नहीं, ये तो देखिए हो गया है ना, उसी 29 तारीख से ही शुरू हो गया। रशिया ने जो जो रशियन फोर्सेस जो हैं सीरिया में, बेसेस हैं रशिया के, तो जी। जो रशियन फोर्सेस के वहां चीफ हैं उनको हटा दिया और नए चीफ को लाए, जो 2016 में पूरा उन्होंने आईसिस के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने रशियन ट्रूप्स को लीड किया था, कमांड किया था। तो रशिया, अच्छा, उसके बाद रशिया ने सीधे अपने हथियार भेजे हैं, ईरान ने अपने हथियार भेजे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज आज दमस्कस में ही थे। उसके बाद इराक से जो इराकी रेजिस्टेंस की बड़ी बड़ी फोर्सेस है, कम से कम हजारों लड़ाके, वो सीरिया पहुंच गए हैं, दमस्कस पहुंच गए हैं। और उसके बाद जो मेन लड़ाई का फ्रंट है वो जो एलेप्पो और इडलिब और हमा, वहां पर वो पहुंच रहे हैं। आप देखिए सीरिया में क्या है, इस तरह से है सीरिया, समझ लीजिए इस ये इसका ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये। तो साउथ की तरफ दमस्कस है और नॉर्थ की तरफ ये एलेप्पो, इडलिब और हमा जैसे शहर हैं जिनपे वहां पर आतंकियों ने हमला किया और टर्की की पूरी मदद से किया। टर्की का भी इसमें बड़ा खराब रोल रहा और टर्की की मदद से किया। अच्छा, उसके साथ देखिए सीरिया सरकार के पास 60-70% सीरिया का कंट्रोल है। बाकी जो 20% है वो रजोवा, जो जो कर्ड्स हैं, जो आईसिस के खिलाफ भी लड़े थे और जो लेकिन अमेरिका से जुड़े हुए हैं, कर्ड्स की भी पॉपुलेशन और कर्ड्स पे भी हमला हो रहा है। ये जो आतंकी गुटों ने, एचटीएस, एसएनए, कई हैं उसमें, उन लोगों ने जो हमला किया है वो कर्ड्स के खिलाफ भी लड़े। अब अमेरिका देखिए क्या खेल खेल रहा है, वो कर्ड्स को भी सपोर्ट करता है। कर्ड्स क्योंकि उनमें महिला फाइटर्स भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से भी वो जुड़ा हुआ है, तो उसको वेस्ट में काफी प्रचारित करता है अमेरिका की, देखो कर्ड्स, अरब अरब वर्ल्ड में जहाँ सब कंजर्वेटिव हैं, ये देखो एक कर्ड्स हैं जो मॉडर्न है और सब लड़कियां उनकी हिजाब नहीं पहनती, लड़ती हैं हाथ में बंदूक लेके, और दुनिया ने देखा उनको लड़ते हुए आईसिस के खिलाफ। अभी भी लेकिन वही जो महिलाएं हैं उनको पकड़ के ये जो अमेरिका द्वारा बैक मिलिटेंट्स हैं एचटीएस के, बकायदा उनकी नुमाइश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको हम सेक्स स्लेव्स बनाएंगे, बकायदा ये पूरा आया। अब आप सोचिए अमेरिका ने कहीं ना कहीं कर्ड्स के भी पीठ में छुरा भोंका है, क्योंकि दो फोर्सेस ने अटैक किया, एचटीएस ने अटैक किया जो एलेप्पो की तरफ बढ़ी, और उधर एसएनए जो सीरियन नेशनलिस्ट आर्मी है, जो उधर जो कि टर्की से सीधे उसका संबंध है, वो उधर से कर्डिश एरियाज की तरफ बढ़ी, क्योंकि अर्दोगन जो है उसके यहाँ भी कर्ड्स हैं और उसके यहाँ भी एक संघर्ष हो रहा है कि जो कर्डिश एरियाज हैं उनको ऑटोनॉमी दो, तो वो कर्ड्स को दबाना चाहता है। तो जो रोजोवा में सरकार है, जो एक मेन जो दो सरकारें हैं सीरिया में, एक तो असद की सरकार और दूसरी रजोवा में कर्ड्स की सरकार, जिसमें सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के नाम से, तो उनपे भी हमला हुआ है और वो अभी लड़ नहीं पा रहे हैं, वो पीछे हटे हैं। लेकिन एलेप्पो और इडलिब फ्रंट पे क्या हो रहा है, वहां पर देखिए 30 तारीख से इनिशिएटिव गेन कर लिया। एलेप्पो और इडलिब में आज कम से कम 7 से 8 एयर स्ट्राइक्स रशिया ने की, रशिया ने खुद की, और उसमें कई मिलिटेंट्स मारे गए हैं, करीब 1000 से ऊपर मिलिटेंट्स मारे गए हैं। हमा की तरफ जो मिलिटेंट्स बढ़ रहे थे कि हमा को टेक ओवर कर लेंगे, हमा देखिए इसके एलेप्पो के साउथ में, और हमा को अगर ये कर लेते तो ये फिर दमस्कस की तरफ बढ़ सकते थे। हालांकि बीच में और भी बहुत सारी सिटीज हैं, लेकिन ब्रॉडली आप देखिए तो इन लोगों ने जो किया है कि हमा में ये घुस नहीं पाए और हमा से काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो गया है रशिया का और सीरियन अरब आर्मी का मिलके। रशिया बेसिकली एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और सीरियन अरब आर्मी जो एलेप्पो और इडलिब में उस तरह से लड़ नहीं पाई थी, उसमें ये बात हो रही थी कि कुछ उसके उनके कुछ तत्वों को खरीद लिया है या कुछ इस तरह से हुआ, वो लड़े नहीं। और कुछ लोग लेकिन जो गिरफ्तार हुए उनको देखते ही गोली मार दी सरेंडर के बाद।
तो उससे भी एक देखिए सीरियन अरब आर्मी है वो फिर से रिजुविनेट हुई, और अभी जो हमा में लड़ाई चल रही है उसमें पूरा इनिशिएटिव सीरियन अरब आर्मी और रशिया के हाथ में है। ईरान की अभी फोर्सेस वहां नहीं पहुंची है, लेकिन इराक की पहुंच गई, और इराक की फोर्सेस भी जाएंगी लड़ने। हिजबुल्लाह देखिए 2016 के समय और सीरियन सिविल वॉर में नसरल्ला जब जब जिंदा थे तो हिजबुल्लाह ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था सीरिया के पक्ष में, असद के पक्ष में। और इस समय हिजबुल्लाह, लेकिन क्योंकि लेबनान में लड़ाई चल रही है, तो आपकी जो वाली बात थी वो सही थी कि इजराइल जो है लेबनान में फंसाना चाहता है हिजबुल्लाह को, और इसीलिए वो सीज फायर वायलेशन किए जा रहा है। परसों उसने 53 वायलेशन किए, कल उसने करीब 44 किए। आज देखिए अभी खबर आ रही है कि एक लेबनीज आर्मी का, हिजबुल्लाह का नहीं, लेबनीज आर्मी का एक सोल्जर मारा गया। कुछ जो सिटीजन्स लेबनान में लौट रहे हैं, साउथ लेबनान अपना घर ये मतलब अपने घर, उनको इजराइल ये कह रहा है कि 60 दिन हमारे पास हैं विड्रॉ करने के, और हम नहीं चाहते हैं कि हिजबुल्लाह फिर से सर उठाए, तो हम बहुत धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। और विड्रॉ करते करते वो फायरिंग कर रहा है। फिर मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किस तरीके से ईरान है उसने जो बहुत ही सीरियस वायलेशंस किए। इधर देखिए गाजा की जो पूरी स्थिति है उसमें हमास, वही अभी भी मुद्दा वहां नॉर्थ गाजा है, नॉर्थ गाजा का कत्लेआम है, और हमास जो है वो उसके जो अटैक्स बढ़ गए हैं। कल ही उसने एक बड़ा वीडियो पब्लिश किया जिसमें 22 नवंबर से लेके अभी तक जिस तरीके से हमास ने हमले किए हैं, करीब 55 इजरायली सोल्जर्स उसमें घायल हुए हैं या मारे गए हैं। इस तरीके से पूरी तो गाजा की लड़ाई जिसकी तरह जारी है, वहां पर कोई सेटबैक नहीं लगा है इसकी वजह से लेबनान की लड़ाई के समय, बल्कि और ज्यादा क्योंकि इजरायली फोर्सेस लेबनान चली गई थी ज्यादा, तो इसलिए हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और जम के यहाँ उसने काम किया। वेस्ट बैंक में भी जो कोशिश हो रही है, बार बार रोज खबरें आ रही है कि वेस्ट बैंक एनेक्स हो जाएगा, सेटलमेंट्स वहां बढ़ा दिए जाएंगे, तो वहां भी हम जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है उसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं पिछले 5-6 दिनों में, जेनिन में, ट्यूबस में, ये मतलब सल्फित में, कई इस तरह के फिदाइन हमले भी हुए हैं इजराइल पे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पूरी परिस्थिति दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये लोग सक्सीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब इजराइल और अमेरिका, लेकिन ये लोग जो हैं एक अपने अंतिम दम तक लड़ेंगे, ये साफ हो गया। मतलब कहने का ये है कि जब तक इनके पास फौज, मतलब ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए, जैसे इनके पास ये एचटीएस कार्ड था। अब एचटीएस कार्ड ये है कि भाई 2016 में के बाद सीरियन गवर्नमेंट ने खुद ही जो इस तरह के आईसिस और अलकायदा से जुड़े आतंकवादी थे उनको इडलिब शहर में बसाया था, उनको बकायदा, उनको एमनिस्टी, मारा नहीं था, उनको उनको जाके बसाया था इडलिब में। और इडलिब में वो जो और ये एक सही चीज भी थी, लेकिन ये इस अब कोई आज के परिप्रेक्ष्य में कोई कह सकता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए था, जो भी है, लेकिन इडलिब में उनको बसाया। उसके बाद वही लोग जो हैं टर्की ने उनको ये चेन वेन करके पूरा इस समय इडलिब पे कब्जा कर लिया, एलेप्पो पे कब्जा कर लिया, हमा की तरफ बढ़े। हालांकि एलेप्पो और इडलिब में हो क्या रहा है कि एक तो रशिया के एयर स्ट्राइक्स चल रहे हैं, और जो दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मतलब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो वहां पर सीरियन अरब आर्मी के स्लीपर सेल्स है, जो एलेप्पो और इडलिब में, जो जब आतंकी हमला करके टेक ओवर कर रहे थे तब वो चुप थे, उसके बाद वो अचानक बाहर आए हैं, वहां आतंकियों को पता नहीं चला। ये देखिए, ये काउंटर स्ट्रेटजी, काउंटर ऑफेंसिव, ये ये मतलब सीरिया, रशिया, ईरान ये मिलके कर रहे हैं। और मुझे जो रिपोर्ट है अभी तक कि वहां की जो, और बशर अल असद का भी बयान आ गया है कि आतंकवाद को हम हरा के ही रहेंगे। और बहुत ही सरप्राइजिंग बात यह है कि जॉर्डन और यूएई ने सीरिया का समर्थन कर दिया, जबकि जॉर्डन और यूएई और सऊदी अरेबिया ये लोगों ने पूरे सीरियन सिविल वॉर 2011 से 2017-18 तक पूरे समय इन लोगों ने अलकायदा, आईसिस टाइप फोर्सेस का मदद, और जो अभी आतंकी अंदर घुसे हैं इनकी खुल की मदद की थी। और इस समय लेकिन यूएई और जॉर्डन शायद ये बात समझ रहे हैं कि उनको इस तरीके से असद अगर गिर गया, ये हो गया, तो उससे उनको फायदा उतना नहीं है, क्योंकि अमेरिका की वो भी देखिए, ईरान बार बार ये कह रहा है, ईरान ये कह रहा था कि अमेरिका इजराइल को कभी ट्रस्ट मत करो, ये तुम्हें ही एक दिन खा जाएंगे, चाहे तुम इनके प्रति जितनी लॉयल्टी दिखाओ। तो वो बात इन लोग, जॉर्डन को समझ में आ गई, बड़ी बात है, यूएई को समझ में आ गई, क्योंकि ये दोनों जाके
अमेरिका और इजराइल के डिक्टेट से अलग जाके इन्होंने ये सीरिया के पक्ष में खड़े हो गए। ये भी दिखा रहा है कि जो पूरा ईरान का जो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, जो इसने पूरा लिया था, वो सक्सीड कर गया है, वो काफी हद तक सफल रहा है। और वक्त लग सकता है, लेकिन ये सीरिया में ये जो आतंकवादी हैं इनको पीछे पीछे किया जाएगा। और इस पे मैं एक चीज और बता दूं कि वेस्ट बैंक और गाजा में लड़ाई पे कोई असर नहीं पड़ा। नेतन्याहू ने जब लेबनान में सीज फायर हुआ था तो कहा था कि हम गाजा और लेबनान फ्रंट को अलग कर देंगे, गाजा पे वो उस तरह से हिजबुल्लाह मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो 1.5 महीने रहे लेबनान लेबनान वॉर के, इस बीच हमास ने अपने को फिर से री इक्विप किया, जो उसके लॉसेस हुए थे उन्होंने फिर से उसको रीगेन किया। ये इजराइल नहीं समझ पाया। और इसके बाद जो जब अब जो हमास हमला कर रहा है ज्यादा एग्रेसिव, उसको उस तरह से हिजबुल्लाह की कम से कम अभी 15-20 दिन, 1 महीना जरूरत उस तरह से नहीं पड़ेगी। तो ये जो चीजें हैं, देखिए ये लड़ाई का पूरा एक जैसे होता है ना, पेंडुलम स्विंग करता है इधर से उधर। एक दिन लगता है कि वो जीत रहे हैं, एक दिन लगता है ये जीत रहे हैं। इस तरह की स्थिति है। और अभी जो लेटेस्ट है वो यही है कि जो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने इजराइल अमेरिका समर्थित आतंकियों के खिलाफ, वो सफल हो रहा है, उससे आतंकी पीछे हट रहे हैं। अमरीक जी, आखिर में डोनाल्ड ट्रंप को भी अगर हम समझें तो उनका बयान जो ब्रिक्स को लेकर आया, उसे किस तरह से देख सकते हैं? और बाइडेन आने वाले वक्त में अब ट्रंप के लिए और क्या मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? जैसे हमने देखा था कि यूक्रेन को जिस तरह से मिसाइल्स का देना हो और जो उसकी रशिया तक मार करने की परमिशन देने की तमाम बातें, अभी वक्त है कि ट्रंप बाकायदा तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर काम करें, सिग्नेचर करें किसी ऑर्डर पे या ऑर्डर किसी आदेश को पारित करें। ट्रंप के इन बयानों को किस तरह से देखें और आज के हालात में ये बयान कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ट्रम्प जो है उसको बाइडेन ने मतलब घेर लिया है। उसको ट्रम्प के आते ही उसने यूक्रेन से कहा तुम फायर करो। उसके विरोध में रशिया ने फायर किया तो मामला वहां गर्म हुआ। उसके बाद लेबनान में इजराइल की चढ़ाई करवा दी, ये भी बाइडेन ने करवाई। उसके बाद सीरिया में इसने कर दिया। और सीरिया में मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि जो लड़ाके आए हैं लड़ने, वो यूक्रेन फ्रंट से आए हैं सब। यूक्रेन में इसका मतलब है कि उज्बेकी और इस तरह की जो वहां पर 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, वहां से आप रिक्रूट कर करके यूक्रेन। और जो 27 तारीख को जो 28 तारीख को जो ऑफेंसिव शुरू हुआ है, तो 28 तारीख को एक मीटिंग हुई है जिसमें इजरायली, यूक्रेनियन, या आतंकी और टर्किश, ये 4 लोग थे उसमें। उसी में जौला था जिसके ऊपर स्ट्राइक की थी। मतलब उस मीटिंग को ही स्ट्राइक कर दिया था रशा ने, जिसमें जौला के मारे जाने की संभावना, अभी तक वो बाहर नहीं आया। वो मारा भी जा सकता, नहीं भी, मतलब हो सकता बच गया हो, जो इन लोग का लीडर है मेन एचटीएस का। तो अब आप देखिए कि ट्रंप जो है वो ये समझ गया कि हमको चारों तरफ से घेर लिया गया है, और ये कहा जा रहा है हमसे कि देखो अब तुम आओगे सत्ता में, तुम्हें ये सब संभालना होगा। 7 फ्रंट पे हैं, इन 7 फ्रंट पे जो इजराइल लड़ रहा है, वो तुमको इजराइल को समर्थन देना होगा, और ज्यादा अमेरिका को उसमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन इस चीज में ट्रंप ये भी देख रहा है, उसने ब्रिक्स पे इसीलिए अटैक किया। वो ये चाहता है कि जो बाइडेन के हाथ में इनिशिएटिव है, उसको वो कैसे वापस ले या उसको कैसे न्यूट्रलाइज करे। इसलिए उसने अपने को एक अमेरिकन पेट्रियट दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि हम अमेरिका के पक्ष में हम ये सब कर रहे हैं, उसने ये धमकी दी कि डॉलर वर्ल्ड करेंसी के रूप में नहीं हटेगी। अगर उसको हटाया तो 100% तारिफ लगेंगे। देखिए तारिफ जो हैं, यानी ड्यूटीज वगैरह लगना, अमेरिका को बहुत, भारत ही कितना माल भेजता, भारत के ट्रेड पार्टनर्स चाइना, रशिया और इस तरह के, ईरान भी है, अमेरिका तो केवल है नहीं। तो ऐसे ये जो सैंक्शंस की बात कही है, ये कोरी धमकी है, इसमें दम नहीं है। ऑलरेडी रशिया के खिलाफ सैंक्शंस है, ईरान के खिलाफ सैंक्शंस है, चाइना के खिलाफ सैंक्शंस है, भारत तक के खिलाफ इन लोगों ने सैंक्शन बीच में लगाया था, फिर हटाया, इस तरह से करते रह रहे हैं। तो ब्रिक्स देश है में, वो उन लोगों को ये बात पता थी कि ये हो सकता है। तो उन्होंने इसीलिए तैयारी की थी कि डॉलर की हेजुमनी को हमको कम्बैट करना है, और किसी भी तरह हमें ये एक ऑल्टरनेटिव करेंसी लानी। और ट्रंप की धमकी का जवाब तो पुतिन ने 3-4 दिन पहले ही दे दिया था। मतलब धमकी देने के पहले ही उसने कहा था कि अमेरिका छटपटाएगा,
और अमेरिका कुछ ना कुछ इस तरह की एक वो करेगा। लेकिन कुछ भी कर ले, आज के दौर में जो प्रैक्टिकलिटी है, जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, वो यही है कि डॉलर से सबकी इकोनॉमी खराब हो रही है, डॉलर में चीजों को खरीदने में। वर्ल्ड करेंसी डॉलर है, तो तेल भी आप डॉलर में खरीदो, जो कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो वो भी डॉलर में पे करो। तो इससे आपको, क्योंकि डॉलर 83 रुपए के बराबर है, अगर मान लीजिए हम अपनी करेंसी में दें, अपनी करेंसी में हम दें, और जो माल $4 का है और वो हमारे लिए 400 हो जाता है रुपए, उसको अगर हम 100 रुपए में कर सकते हैं तो हम, और अपनी करेंसी यूज करके, तो क्यों ना करें। तो ये जो सारी चीजें हैं, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये ट्रम्प की, मैं फिर से कह रहा हूं, कोरी धमकी है। इसके पीछे कोई बहुत एग्रेशन नहीं है, कोई बहुत कन्विक्शन नहीं है। और ये इसमें भी देखिएगा ट्रम्प फेल करेंगे। ब्रिक्स को आगे बढ़ना है, वो जिस मॉडल पे बढ़ना है वो बढ़ेगा। ये देखिए सच्चाई। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।